अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू विल बी फाइन। आज बीआरएस पे हमारा सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो बात की थी वो इसकी इम्पोर्टेंस पे थी कि वाई वी प्रिपेयर बीआरएस, और इसकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इम्पोर्टेंस को देखा था। अच्छा, आगे हमारा जो आज का लेक्चर है वो रीजंस ऑफ डिफरेंस पे है या कॉजेज ऑफ डिफरेंस पे है बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, या जिसका पुराना नाम पासबुक था। आपकी बुक में ज्यादातर पासबुक का वर्ड यूज हुआ है तो मैं भी ज्यादातर पासबुक का वर्ड यूज करूंगा। अच्छा जी, देयर आर 7 रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, 7 वजूहात हैं जिनके बिना पर कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो डिफर करता है। अब उन रीजंस को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन रीजंस की वजह से डिफरेंस क्यों आता है और हम कैसे इस डिफरेंस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर नंबर 2। और सबसे पहले आज हम बीआरएस को डिफाइन भी कर लेते हैं कि बीआरएस होती क्या है। बेसिकली ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है ये होती क्या है। फिर जब हमने ये सारा प्रोसेस कर लेना, सीख लेना, तो फिर और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं। अभी के लिए जस्ट मैं इसको डिफाइन इस तरह से करूंगा कि ये एक स्टेटमेंट है जिसको प्रिपेयर इसलिए किया जाता है ताकि हम फाइंड आउट कर सकें और फिर कंफर्म कर सकें क्या रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है जी स्टूडेंट, कि जी वो कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से दोनों बुक्स के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले हम वो रीजंस जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और फिर हम कंफर्म करेंगे कि आया कि जो डिफरेंस आ रहा है वो इन्हीं रीजंस की वजह से आ रहा है या कोई और रीजन भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो काम हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में करते हैं। पहले रीजंस फाइंड करते हैं डिफरेंस की, और फिर कंफर्म करते हैं कि जो डिफरेंस है दोनों बुक्स के बैलेंस में वो इन्हीं रीजंस की वजह से है या कोई और रीजन भी है। लीजिए, अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट रीजन ऑफ डिफरेंस जो हमारी है वो है अनक्रेडिटेड चेक्स, अनकलेक्टेड चेक्स, अनक्लियर्ड चेक्स, ओमिटेड चेक्स, नॉट डिपॉजिटेड चेक्स। ठीक है, ये चेक्स हैं जी बेसिकली। और इसके मैंने तकरीबन 5 नेम्स आपको लिखवा दिए हैं। हालांकि इन नामों में भी दो नाम जो हैं उनका मीनिंग कुछ और बनता है और बाकी 3 नामों का मतलब कुछ और है। बट इनका ट्रीटमेंट एक जैसा ही है कि हमने इन्हें क्रेडिट करना है। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में तो इसको अंडरस्टैंड पहले करते हैं, फिर आपको इनके नामों की भी समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा जी ऐसे चेक्स हैं जो कि हम अपने कस्टमर्स से रिसीव करते हैं और बैंक में जमा करवा देते हैं। ठीक है, रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स एंड डिपॉजिट टू बैंक, लेकिन ये अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किए होते हैं हमारे अकाउंट में। ठीक है, उस डेट तक जिस डेट तक हम कैश बुक और पासबुक कंपेयर करके डिफरेंस जो है वो देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस डेफिनेशन की भी समझ आपको आ जाएगी जब मैं इसे इलिस्ट्रेट करूंगा। एक चीज अपने माइंड में आप जहन में रखिएगा कि जब हम बैंक को डेबिट करते हैं बैंक हमें क्रेडिट करता है, और जब हम क्रेडिट करते हैं बैंक हमें डेबिट करता है। क्योंकि हमारा बैंक के साथ जो रिलेशनशिप है वो डेटर और क्रेडिटर का है। हमारे लिए बैंक डेटर है और बैंक के लिए हम क्रेडिटर हैं, यानी हमारे लिए बैंक एसेट है। तो जब हमारा एसेट इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे, जबकि बैंक के लिए हम लाइबिलिटी हैं। और जब हमारी लाइबिलिटी बैंक की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो बैंक क्रेडिट करेगा। इसलिए जब भी हम बैंक को डेबिट करेंगे बैंक हमें क्रेडिट करेगा, क्योंकि हमारा और बैंक का आपस का रिलेशनशिप एसेट और लाइबिलिटी का है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब भी हम क्रेडिट करेंगे बैंक हमें डेबिट करेगा। बाकी आगे चल के आपको मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सपोज करें, एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ कि आप हैं जी, आपका बिजनेस है, और आप क्या करते हैं, आप एक चेक रिसीव करते हैं एक कस्टमर से। आपका एक कस्टमर है जिसने आपके पैसे देने हैं। ये जो है वो आपको कैश नहीं देता, ये आपको चेक दे देता है। ठीक है, आप चेक ले लेते हैं, आप रिसीव कर लेते हैं। और लाजमी बात है कि आपका और कस्टमर का किसी ना किसी बैंक में तो अकाउंट होगा। ठीक है, कस्टमर का भी किसी ना किसी बैंक में अकाउंट है जिसके नाम का ये चेक कस्टमर ने आपको दिया है, और आपका भी किसी ना किसी बैंक में अकाउंट है। अब होता ही है स्टूडेंट्स कि ये जो चेक होता है ना, आम तौर पे ये क्रॉस होता है ताकि हम पेमेंट को सिक्योर कर सके। और क्रॉस चेक की पेमेंट जो होती है ये आपको पता है कि हम अकाउंट ओपन किए बगैर जो है हम इस चेक की अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्रॉस चेक है, ये ओपन चेक नहीं है। ठीक है, क्रॉस चेक वो होता है जिसके फेस पे दो पैरेलल लाइंस लगी हों, और ओपन चेक वो होता है कि जिसके फेस पे दो पैरेलल लाइंस ना लगी हों। तो इसको हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी इस डिस्कशन में नहीं पढ़ते। फिलहाल आप जहन में रखेंगे क्रॉस चेक है। अब इसकी पेमेंट को हासिल करने का तरीका ये है, इसकी अमाउंट हासिल करने का तरीका ये है कि ये चेक आप बैंक में जमा करवाएंगे।
ठीक है, आप ये चेक रिसीव कर रहे हैं, आप इसे अपने बैंक में जमा करवाएंगे। फिर क्या होगा, फिर आपका बैंक जो है वो कस्टमर के बैंक के पास ये चेक लेके जाएगा। ठीक है, और कस्टमर के बैंक को कहेगा कि भाई इसके अगेंस्ट जो है वो पेमेंट की जाए। ठीक है, और कस्टमर का बैंक जो है वो क्या करेगा, वो जो कस्टमर का बैंक है, कस्टमर का बैंक जो है ये कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालेगा, और ये पैसे जो है वो आपको दे देगा कैश की फॉर्म में। और आपका बैंक जो है ये कैश लेकर आएगा दूसरे बैंक से और आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, इस तरह से ये जो प्रोसेस है ना स्टूडेंट्स, ये वाला प्रोसेस कि आपका बैंक जो है वो चेक लेकर जाता है पहले कस्टमर के बैंक के पास, और फिर कस्टमर का बैंक जो है कस्टमर के अकाउंट से पैसे काट के आपको जो है कैश की फॉर्म में हमारे बैंक को दे देता है, और हमारा बैंक जो है हमारे अकाउंट में ये अमाउंट डिपॉजिट कर देता है। इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स क्लियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियरिंग। तो ये जो क्लियरिंग का प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये आजकल इस तरह से नहीं होता जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सादा रखा है। ये आजकल स्टेट बैंक के थ्रू होता है, निफ्ट आ गया अब तो। सारे बैंक्स उसमें कंबाइन है और उसके थ्रू क्लियरिंग होती है बड़ी फास्टली। तो बहरहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है सिंपल रखा जाए बात को। तो उसमें यह है कि आपका जो बैंक है वो कस्टमर के बैंक से अमाउंट लेकर आता है और आपके अकाउंट में डिपॉजिट करता है। बात समझ आई? अच्छा, अब इस एग्जाम्पल में जो चीज़ हमने देखनी है वो ये कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरह से होती हैं, फिर आपको बात की समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स, हम कैश बुक और पासबुक को कंपेयर कर रहे हैं, और 1 जनवरी टू 31 जनवरी तक की कैश बुक और पासबुक कंपेयर कर रहे हैं। ये हम शुरू से अपनी जो इलस्ट्रेशन है उसमें ये बात हमने पहले से डिसाइड की हुई है कि जी हमने 1 मंथ जो है वो बिजनेस किया है, और 1 जनवरी टू 31 जनवरी, और इस दौरान हमने बैंक के साथ डिफरेंट टाइप्स की ट्रांजेक्शन्स की हैं, और वो रिकॉर्ड हमने की हैं कैश बुक में। और इसी अरसे की ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो बैंक ने भी रिकॉर्ड की हैं पासबुक में। तो 31 जनवरी वाले दिन हमने देखा कि हमने बैंक से रिक्वेस्ट की और पासबुक मंगवा ली, बैंक स्टेटमेंट मंगवा ली। ठीक है, तो हम हमारी टेबल पे दोनों बुक्स रखी हुई हैं। आप ये इमेजिन करें कि हमारी टेबल पे इस वक्त दोनों बुक्स रखी हुई हैं, कैश बुक भी और पासबुक भी, जिसके दरमियान हम जो है वो डिफरेंस की वजूहत तलाश कर रहे हैं। कैश बुक कुछ और कह रही है और बैंक पासबुक कुछ और कह रही है, इन दोनों डिफरेंट बैंक बैलेंस शो कर रही हैं। ठीक है, तो अब होता है ये स्टूडेंट्स के, फॉर एग्जांपल जैसे ही ये चेक हमने रिसीव किया है कस्टमर से, ठीक है, हमने ये चेक एक कस्टमर से रिसीव किया। ठीक है, अब ये रिसीव हमने किया है, सपोज कर लें 30 जनवरी को। कब किया जी? 30 जनवरी को। तो हम एंट्री क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये चेक रिसीव करते हैं और रिसीव करके हम बैंक में जमा करवा देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही चेक रिसीव करके हम बैंक में जमा करवाते हैं, हम फौरी तौर पे ये एंट्री पास कर लेते हैं बैंक अकाउंट टू डेटर अकाउंट, यानी हम अपना बैंक बैलेंस डेबिट कर लेते हैं, बैंक बैलेंस इंक्रीज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हालांकि अभी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए, ठीक है, फिर भी आप अपना बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं। अब होता यह है कि ये जो क्लियरिंग का प्रोसेस है इसमें नॉर्मली 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, यानी आपका बैंक जो है वो कस्टमर के बैंक के पास जाएगा, उसे चेक देगा और पैसे लेकर आएगा। इस प्रोसेस में तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, और जब तक पैसे नहीं आएंगे आपके अकाउंट में, बैंक पैसे नहीं डालेगा तो एंट्री पास नहीं करेगा, याद रखें। ये जो पासबुक है इसमें एंट्री करनी है बैंक ने, आपके बैंक ने, और ये जो कैश बुक है इसमें एंट्री करनी है आपके अकाउंटेंट ने या आपने। तो आपने तो एंट्री उसी वक्त कर दी जब आपने चेक रिसीव किया और बैंक में जमा करवा दिया, बैंक टू डेटर। लेकिन बैंक पासबुक में एंट्री उस वक्त करेगा जब इस चेक की क्लियरिंग हो जाएगी और पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स पैसे आए हैं 1 फेब को जाके। ठीक है, ये 30 जनवरी को हमने चेक रिसीव किया और बैंक में जमा करवाया क्लियरिंग के लिए। अब 2 से 3 दिन मैंने आपको बताया इस प्रोसेस में लग जाते हैं। तो आपके अकाउंट में जो अमाउंट आई है वो आई है, सपोज करें 1 फेब को जाके। तो बैंक तो एंट्री 1 फेब को जाके करेगा ना। आप 31 जनवरी तक की कैश बुक पासबुक कंपेयर कर रहे हो, तो उसमें आपको कैश बुक में तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ नजर आएगा। ठीक है, आप एंट्री कर चुके हो। जबकि पासबुक में ऐसी कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी 31 जनवरी तक, क्योंकि पासबुक में तो एंट्री कब हुई है जाके? 1 फरवरी को। तो पासबुक में आपका बैंक बैलेंस कम शो हो रहा होगा, जबकि कैश बुक जो है शोज मोर बैंक बैलेंस। ठीक है, पासबुक शोज लेस बैंक बैलेंस एंड कैश बुक शोज मोर बैंक बैलेंस। फ्रेंड्स, इसमें गलती किसकी? गलती किसी की भी नहीं है, याद रखें। ये टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आ रहा है। ठीक है,
आमतौर पे क्लियरिंग में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। अदरवाइज जो है वो गलती किसी की भी नहीं है, एरर किसी का नहीं है। ठीक है, हमने टाइम पे रिकॉर्ड कर लिया, मतलब जैसे ही हमने चेक बैंक में जमा करवाया, हमने यही समझा कि अकाउंट में पैसे आ गए हैं, तो हमने एंट्री पास कर ली। जबकि बैंक ने एंट्री अभी तक नहीं की, बैंक एंट्री करेगा जब पैसे अकाउंट में आ जाएंगे, तो उसमें भी टाइम लगता है। सपोज कर लें कि अगर बैंक एंट्री करे तो क्या करेगा। तो यहाँ पे ये बात जहन में रखनी है आपने कि हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, हम अपना एसेट इंक्रीज कर रहे हैं, तो बैंक याद रखें हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा, तो फिर बात बनेगी ना। क्योंकि जब भी हम बैंक को डेबिट करते हैं, बैंक हमें क्रेडिट करता है, और जब भी हम बैंक को क्रेडिट करते हैं, बैंक हमें डेबिट करता है। तो स्टूडेंट्स, 1 फेब को जब बैंक एंट्री करेगा, तो वो ये होगी, दूसरे बैंक से, ये वाला हमारा बैंक जो है वो दूसरे बैंक से क्या लेकर आया है, कैश। तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा बैंक का, कैश अकाउंट डेबिट कर देगा बैंक। और ये कैश बैंक ने किसके अकाउंट में डिपॉजिट करना है, आपके अकाउंट में डिपॉजिट करना है, तो आपके अकाउंट को बैंक क्रेडिट करेगा, याद रखें। बैंक के क्रेडिट करने का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में अमाउंट आई है, डिपॉजिट हुई है। इसलिए तो जब भी आपके अकाउंट में पैसे आए, आप अपने फादर से या भाई से पूछिएगा, जब अकाउंट में पैसे आते हैं तो वो मैसेज क्या आता है बैंक की तरफ से, एसएमएस बैंकिंग ऑन करवाइए, तो मैसेज आता है जी, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। यानी आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है, मीन्स कि आपके अकाउंट में पैसे डाले गए हैं, डिपॉजिट किए गए हैं। ठीक है। और जब भी बैंक आपके अकाउंट को डेबिट करता है, इट मीन्स आपके अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं उस वक्त। ठीक, वो भी हम भी नीचे जाके देखते हैं। देखें, हम बैंक को डेबिट करें क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, हमारे लिए बैंक एसेट है, इसलिए हम डेबिट करें। याद रखें, बैंक के लिए जो आपके पैसे बैंक में पड़े हैं, वो लाइबिलिटी है भाई। ठीक है, वो पैसे आपके हैं, बैंक के नहीं है, तो बैंक ने आपको वापस करने हैं। तो बैंक के लिए ये पैसा जो आपका पड़ा है बैंक में, ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो बैंक क्रेडिट करता है। तो हम बैंक को डेबिट करते हैं और बैंक हमें क्या करता है, क्रेडिट करता है। लेकिन ऐसा बैंक ने किया कब, जाके 1 फेब वाले दिन जाके किया। ठीक, लेकिन जब आप कैश बुक और पासबुक कंपेयर कर रहे हैं 1 जनवरी टू 31 जनवरी तक की, तो उसमें तो आपको पासबुक में ये एंट्री नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये एंट्री नजर नहीं आएगी। कैश बुक में हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ नजर आएगा, जबकि बैंक स्टेटमेंट में हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ नजर नहीं आएगा, जिसकी वजह से दोनों बुक्स के बैलेंस में डिफरेंस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको हल करने का तरीका क्या है, यानी इन दोनों बुक्स के बैलेंस को हमने, इस डिफरेंस को रिमूव करना है, तो कैसे करें। इस रीजन की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है, तो उसका स्टूडेंट्स एक सीधा सा हल ये है। दो तरीके हैं, या तो कैश बुक अपना फैसला वापस ले ले, यानी हमने बैंक को डेबिट किया हुआ ना, हम क्रेडिट कर दें। ठीक है, ये कैश बुक के अंदर नहीं करना हमने काम, ये बीआरएस में करना है। बहरहाल अभी आपको समझा रहा हूँ, तो इसी तरह से कि जी, बैंक कैश बुक अपना फैसला वापस ले ले, बैंक को डेबिट किया हुआ है तो क्या कर दे, क्रेडिट कर दे, ये एंट्री ही रिवर्स कर दे। तो इससे क्या होगा कि दोनों बुक्स का बैलेंस सेम हो जाएगा, क्योंकि कैश पासबुक में तो ये एंट्री मौजूद ही नहीं है। ठीक है ना, पासबुक में तो ये एंट्री मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ जो बैंक डेबिट हुआ हुआ है, हम बैंक को क्रेडिट करके तो इसको रिमूव कर देते हैं डिफरेंस को। बैंक को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि कैश बुक में बैंक को डेबिट ही रहने देते हैं, पासबुक में हमारा अकाउंट क्रेडिट नहीं ना हुआ तो क्रेडिट कर देते हैं। यानी पासबुक में अगर हम क्रेडिट कर देंगे अपना अकाउंट, तो उससे भी क्या होगा, दोनों बुक्स के बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, दोनों सूरतों में करना क्या पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इन चेक्स की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है, हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो हमें क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अनक्रेडिट, अब इनके नाम भी देख लें जल्दी से। अनक्रेडिटेड चेक्स हम इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई अभी तक हमारे अकाउंट में ये चेक्स जो हैं बैंक ने क्रेडिट नहीं किए, क्योंकि इनकी क्लियरिंग नहीं हुई ना। तो हमारे अकाउंट में अभी तक ये क्रेडिट नहीं हुए, इनकी अमाउंट अभी तक हमारे अकाउंट में आई नहीं है। ठीक है, हम तो जमा करवा चुके हैं, लेकिन अकाउंट में अमाउंट नहीं आई। अनकलेक्टेड चेक भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे बैंक ने अभी तक दूस कस्टमर के बैंक से इन चेक्स की कलेक्शन नहीं की। अनक्लियर्ड चेक भी इसीलिए कहते हैं, क्लियरिंग नहीं हुई अभी तक इन चेक्स की। अच्छा, ओमिटेड का और नॉट डिपॉजिटेड का मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, उसका मतलब यह है कि हमने, ठीक है, कस्टमर से कस्टमर से हमने चेक रिसीव तो किया है, लेकिन बैंक में जमा ही नहीं करवाया। ठीक है, बैंक में जमा ही नहीं करवाया, हम बैंक में जमा करवाना ही भूल गए हैं। तो इस सूरत में मुझे बताएं, अगर एक चेक आपने रिसीव कर लिया कस्टमर से और बैंक में जमा ही नहीं करवाया, तो इसका मतलब ये है कि भाई फिर तो इसकी क्लियरिंग कहाँ से होगी। क्लियरिंग तो तब होगी ना जब आप चेक रिसीव करके बैंक में जमा करवाएं। ओमिटेड का मतलब और नॉट डिपॉजिटेड का मतलब ये है कि आप भूल गए चेक जमा करवाना बैंक में। कस्टमर से तो ले लिया चेक, लेकिन बैंक में जमा करवाना भूल गए। और जब आप चेक बैंक में जमा करवाना भूल गए, तो उसकी क्लियरिंग नहीं होगी और वो आपके अकाउंट में क्रेडिट भी नहीं होगा।
तो हल तो एक यही है कि आप इन्हें क्रेडिट ही करेंगे, इन चेक्स को। लेकिन ये डिफरेंट नेम्स है जी अनक्रेडिटेड चेक्स के। अब इन्हें आप जहन में बिठा लें कि ये क्यों है नाम, ठीक है। और असल काम यह है कि इन चेक्स के नाम आपको याद होने चाहिए और इसकी नेचर याद होनी चाहिए कि हमने इन चेक्स को बीआरएस में करना क्या है, इस मसले को हल कैसे करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, बाकी जो डिटेल है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने समझाई है। अगर वो आपके जहन में रहती है तो रखें, ठीक है, वरना एज सच इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस लेवल पर, आईकॉम लेवल पर। लेकिन फिर भी आप अगर जहन में रख सकते हैं तो बात जहन में रख लें, क्योंकि डेफिनेशन तो आपने याद करनी है ना अनक्रेडिटेड चेक्स की। ये वो चेक्स हैं जो अपने कस्टमर से रिसीव करते हैं और बैंक में जमा करवा देते हैं, लेकिन अभी तक बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए होते उस डेट तक जिस डेट तक हम जो है वो कैश बुक और पासबुक को कंपेयर कर रहे होते हैं बीआरएस बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रीज़न है, नेक्स्ट रीजन ऑफ डिफरेंस जो आती है वो आती है अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनडेबिटेड चेक्स, अनकैश चेक्स या अनपेड चेक्स। चार नाम है इसके। तो इन चेक्स को भी देख लेते हैं, ये कौन से चेक्स होते हैं और हमने इनको डेबिट क्यों करना होता है, इनकी नेचर डेबिट क्यों होती है। तो ये वो चेक्स होते हैं जो हम अपने सप्लायर्स को इशू करते हैं, अपने क्रेडिटर्स को इशू करते हैं, जिनको हमने पैसे देने होते हैं। लेकिन अभी तक बैंक ने हमारे अकाउंट से इन चेक्स की अमाउंट जो है वो विदड्रॉ नहीं की होती उस सर्टेन डेट तक जिस डेट तक की आप कैश बुक और पासबुक कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करें आप हैं और आपका बिजनेस है, लाजम बात है आपका किसी न किसी बैंक में अकाउंट है। आप क्या करते हैं, आप एक चेक देते हैं एक सप्लायर को, क्रेडिटर को। ठीक है, आपने इसके पैसे देने, आप इसे चेक दे देते हैं। अब होना ये चाहिए, अगर ये चेक ओपन है, अब इसको मैं ओपन चेक के जरिए समझा देता हूँ ताकि बात जल्दी समझ आ जाए। ठीक है, ओपन चेक जब आप दे देंगे इसको, तो अब इसका काम क्या है, इसका काम है आपके बैंक अकाउंट में जाए और चेक प्रेजेंट करे और पैसे ले ले चेक के। ठीक है, ये चेक जो है इसको चाहिए ये बैंक में लेकर जाए और इस चेक की अमाउंट रिसीव कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स। अब होता ये है कि हम जैसे ही चेक देते हैं ना इसको, सप्लायर को, तो हम तो अपना बैंक बैलेंस कम कर देते हैं, फौरी तौर पे हम बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये साहब क्या करते हैं, ये चेक लेके जाते ही नहीं है बैंक में। ये बैंक अकाउंट में चेक लेके जाता ही नहीं है सप्लायर आपका, और पैसे नहीं निकलवाता बैंक से आपके। ठीक है, होता ही है कि हम तो चेक देते हैं, जैसे हम तो फौरी तौर पे कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं, लेकिन हमारा बैंक जो है वो एंट्री कब करेगा, जब ये सप्लायर बैंक में जाएगा और इस चेक की अमाउंट रिसीव करके लाएगा। यानी हमारा बैंक जो है जब हमारे अकाउंट से पेमेंट करेगा तब हमारे अकाउंट को डेबिट करेगा। तब तक के लिए लाजमी बात है कैश बुक जो है वहां से बैंक बैलेंस कम हो चुका है, जबकि हमारे बैंक ने अभी तक पासबुक में बैंक बैलेंस कम नहीं किया। बैंक पासबुक शोज मोर बैंक बैलेंस एंड कैश बुक शोज लेस बैंक बैलेंस। इसको एंट्रीज वाइज भी देख लें। देखें, हम 1 जनवरी टू 31 जनवरी की कैश बुक पासबुक कंपेयर कर रहे हैं। 30 जनवरी को क्या हुआ कि हमने एक चेक दिया। ठीक है, 30 जनवरी को हमने सप्लायर को एक चेक दिया, तो हम फौरी तौर पे एंट्री जो करेंगे वो करेंगे क्रेडिटर टू बैंक, यानी हम बैंक बैलेंस कम कर देंगे। इस पे आपका फोकस होना चाहिए कि हम अपना बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। हम यही समझेंगे कि ये सप्लायर जो है ये हमारे अकाउंट ये बैंक में जाएगा और पैसे ले लेगा। ठीक है, अब हुआ ये कि हमने तो कैश बुक में एंट्री कर दी, हमने तो बैंक बैलेंस कम कर दिया, बट पासबुक में एंट्री कब होगी। मैंने वो बताया कि हमारा बैंक पासबुक में एंट्री तब करेगा जब ये बंदा, ये सप्लायर हमारे पास आएगा, चेक यानी बैंक के पास जाएगा हमारे और चेक प्रेजेंट करेगा। फिर हमारा बैंक जो है वो इसको कैश देगा, तब जाके हमारा बैंक जो है वो एंट्री करेगा। तो वो एंट्री जनाब नहीं हो पाई क्योंकि ये सप्लायर साहब जो हैं ये हमारे अकाउंट में, हमारे बैंक के सामने चेक इन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, रीजन क्या होती है इसकी रीजन स्टूडेंट्स ये होती है कि चेक की लाइफ जो है ना, याद रखें, वो 6 मंथ्स होती है। 6 माह तक आप चेक कैश करवा सकते हैं। तो अगर हमने इसको 30 जनवरी को चेक दिया है ना, तो 30 जनवरी में आप 6 मंथ्स ऐड कर लें, तब तक के लिए टाइम है। 30 जून 30 जुलाई तक टाइम है इसके पास। ये जब मर्जी कैश करवा सकता है चेक। तो होता ही है कि सुस्ती का शिकार हो जाता है और बैंक में नहीं जाता। और जब तक ये बैंक में जाएगा नहीं हमारे अकाउंट से पैसे निकलेंगे नहीं, बैंक एंट्री करेगा नहीं। ठीक, तो इसलिए आपको क्या होगा कि हम 31 जनवरी को जब हमने दोनों बुक सामने रखी हुई है, तो उसमें कैश बुक में तो बैंक बैलेंस कम हुआ हुआ नजर आएगा, लेकिन पासबुक में बैंक बैलेंस कम हुआ हुआ नजर नहीं आएगा। कैश बुक जो है वो शोज लेस बैंक बैलेंस एंड पासबुक शोज मोर बैंक बैलेंस। अच्छा, अगर पासबुक में एंट्री हो जाती टाइम से तो वो क्या होती उसको भी देख लें। वो एंट्री ये होती
कि हमने तो बैंक बैलेंस क्रेडिट किया ना, बैंक हमारा हमारे अकाउंट को डेबिट करता, क्योंकि अब आपके अकाउंट से अमाउंट निकाल रहा है बैंक, पे कर रहा है। ठीक है, हम क्रेडिट कर रहे हैं, हमारा एसेट कम हो रहा है और बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, इसलिए बैंक जो है वो आपके अकाउंट को डेबिट कर रहा है और कैश दे रहा है उस सप्लायर को। लेकिन ये एंट्री मैंने बताया ना, ये एंट्री नहीं हो पाती 31 जनवरी तक, जिसकी वजह से दोनों बुक्स के बैलेंस में डिफरेंस आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके डिफरेंट नेम्स जो हैं वो भी देख लें। अनप्रेजेंटेड चेक्स हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तक हमारे सप्लायर ने, क्रेडिटर ने ये चेक्स हमारे बैंक के सामने प्रेजेंट ही नहीं किए। प्रेजेंट करेगा तो पेमेंट मिलेगी ना इसे। अनडेबिटेड चेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट को इन चेक्स की वजह से डेबिट नहीं किया। अभी तक का मतलब 31 जनवरी तक, जिस डेट तक हम कैश बुक और पासबुक कंपेयर कर रहे हैं। अनकैश्ड चेक्स हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तक इन चेक्स को हमारे सप्लायर की तरफ से कैश नहीं करवाया गया। ठीक है, चेक कैश नहीं करवाया ना अभी इसने। अनपेड चेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तक इन चेक्स की पेमेंट हमारे बैंक ने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि इसने प्रेजेंट ही नहीं किए, तो पेमेंट कहाँ से होनी है? तो इन सारे चेक्स के नाम मैंने आपको समझा दिए कि क्यों है। अब इन चेक्स की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है उसको रिमूव करने का तरीका ये है कि हम इन चेक्स को क्या कर देंगे, बीआरएस में डेबिट कर देंगे। क्यों? देखें, अभी देख लेते हैं। देखें, दो तरीके हैं। या तो कैश बुक अपना फैसला वापस ले ले, यानी कि बैंक अकाउंट क्रेडिट किया हुआ ना, इसे वापस डेबिट कर दे, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं। पासबुक में तो कुछ हमारा अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ ना, डेबिट नहीं हुआ, तो यहाँ तो कुछ है नहीं। कैश बुक ने क्या किया हुआ है? कैश बुक ने हमारा हमने कैश बुक में हमने अपना बैंक अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है, तो हम इसे वापस डेबिट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स? डेबिट कर लेते हैं। तो अगर डेबिट कर लें तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। पासबुक पे तो पहले ही कुछ रिकॉर्ड नहीं है। अगर यहाँ भी बैंक बैलेंस अपना अपना हम डेबिट कर लेते हैं तो दोनों बुक्स का बैलेंस सेम हो जाएगा। ठीक। अच्छा, दूसरा तरीका यह है कि कैश बुक में हम बैंक को क्रेडिट रहने देते हैं। यहाँ पर पासबुक में हमारा अकाउंट बैंक ने क्या नहीं किया, डेबिट नहीं किया ना, हम डेबिट कर देते हैं। ठीक, हम डेबिट कर देते हैं। अगर हम इसे डेबिट कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो उससे क्या होगा, दोनों बुक्स का बैलेंस सेम हो जाएगा। ठीक है, दोनों सूरतों में करना क्या पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। चाहे कैश बुक अपना फैसला वापस ले ले या पासबुक कैश बुक की बात मान ले, दोनों सूरतों में हमें डेबिट ही करना पड़ेगा इसे। इसलिए इन चेक्स की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम डेबिट करके इस डिफरेंस को रिमूव करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? एक बात ध्यान में रखें, हमने ये जो डेबिट करना है, ये जो मैं नेचर बता रहा हूँ, ये हमने बीआरएस में करनी है। हमने ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री में हमने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, याद रखें। ठीक है, इसमें गलती किसी की नहीं है, ना हमारी गलती है ना बैंक की गलती है। ये सिर्फ टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आ रहा है। ये दोनों रीजंस जो मैंने आज आपको पढ़ाई हैं, इन्हें मिसिंग आइटम्स इन कैश बुक, सॉरी, मिसिंग आइटम्स इन पासबुक कहते हैं। क्योंकि ये टाइम से रिकॉर्ड हो जाती है कैश बुक में, लेकिन पासबुक में ये टाइम से रिकॉर्ड नहीं हो पाती, क्योंकि भी टाइम लगता है। तो बैंक तो तभी एंट्री करेगा ना जब हमारे अकाउंट से अमाउंट निकलेगी या हमारे अकाउंट में अमाउंट आएगी, तब बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेगा, तभी वो एंट्री करेगा, उससे पहले नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का काम ये है कि आपने ये फर्स्ट रीजन जो है, इसके 5 के 5 नेम्स और इसकी नेचर याद करनी है। और सेकेंडली, आपने सेकंड रीजन के 4 नेम्स मैंने आपको लिखवाए हैं, ये नाम याद रखें और इसकी नेचर याद रखें कि इन चेक्स को हमने डेबिट करके ठीक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमारी जो है वो तकरीबन 1 2 3 4 5 रीजंस अभी रहती हैं। मैंने 2 रीजंस आपको करवाई हैं अभी, तो इन्हीं पे फोकस रखें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 रीजंस को देखेंगे, फिर उसके बाद बाकी जो रीजंस रह जाएंगे उनको कवर करेंगे, और देन फिर हम प्रॉब्लम को देखेंगे। इसकी प्रॉब्लम इंतहाई आसान होगी अगर आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसे याद रख लें आसानी से। और इतनी मुश्किल काम नहीं है ये 5 नाम याद करना और इसकी नेचर याद करना। इसी तरह ये भी 4 नेम्स आप याद करें, इसकी नेचर याद करें, ये इंतहाई आसान काम है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।